गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके लिखने के क्या नियम होते हैं, ठीक है ना। तो उसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें जो टॉपिक है वो हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें कि अभिकारक और प्रतिफल है ना, यानी कि जो भी एलिमेंट्स भाग लिए हैं और जो यौगिक या एलिमेंट्स बन के प्राप्त हुए हैं, जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं, दोनों जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे उनकी जो संख्याएं होंगी वो बराबर होंगी, है ना। उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी कि जैसे अगर हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल अगर समझे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि अगर H2 प्लस O2 लिखते हैं और दोनों ओर H2O लिखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अगर इसको 2 कर दे हम लोग और इसके आगे 2 लगा दे, तब देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। अर्थात इस जो समीकरण है, इस समीकरण में दोनों ओर के एलिमेंट्स इक्वल इक्वल हैं, है ना। दोनों ओर के एलिमेंट्स क्या है? इक्वल इक्वल है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें कि अभिकारक और प्रतिफल में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्याएं, उनके परमाणु की संख्या, अणु की संख्या इक्वल होगी, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है इसी में, है ना। अब तो समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं कि H2 प्लस Cl2, देन वी गेट 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि दोनों, जैसे कि यहाँ इधर H2 है तो यहाँ भी H2 हो गया, Cl2 है तो यहाँ भी Cl2 हो गया। तो दोनों ओर के एलिमेंट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए, है ना। तो इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। दूसरा क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें कि अभिकारक और प्रतिफल के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो परमाणु संख्या है या अणु संख्या है वो इक्वल्स नहीं होंगे, वैसे संख्या को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि अभी जस्ट इसके पहले वाला जो हम लोग लिखे थे, जैसे मान लीजिए कि H2 लिखते हैं और प्लस O2 लिखते हैं, देन वी गेट H2O, ठीक है ना। क्या? H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो ठीक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे दोनों और एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो समीकरण होंगे वो आपके असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे, है ना। ये इक्वेशन क्या कहलाएंगे? असंतुलित कहलाएंगे, क्योंकि दोनों ओर इक्वल नहीं है। अब इसी में होता है कि जो असंतुलित होते हैं, है ना, जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, इसे क्या करना होता है? संतुलित करना होता है
है ना। क्या करना होता है, संतुलित, यानी कि असंतुलित जो समीकरण होंगे, समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है ना, संतुलित करना। तो कैसे करेंगे भाई, जो असंतुलित है उसे हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, है ना। जो इक्वेशन असंतुलित है उसे संतुलित कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले कि हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, उस एलिमेंट्स का ना तो हम लोग नाश कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। बस उस एलिमेंट्स का फॉर्म चेंज होता है, रूप चेंज होती है, संख्या में बदलाव आती है यौगिक के रूप में, ठीक है ना। लेकिन उनका क्या होता है कि विनाश नहीं हो पाता, उस एलिमेंट का विनाश नहीं होता है। तो उसी एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी संख्या को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसे कि हम लोग लगा करके, उस नंबर को लिख करके उसे इक्वल, दोनों और इक्वल इक्वल कहते हैं, ठीक है ना। तो जो इक्वल करने की जो विधि होती है, इसे हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमान विधि, ठीक है ना। अनुमान विधि के द्वारा, ठीक है, अनुमान विधि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण को इक्वल करते हैं, रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसे संतुलित करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा दें, जैसे कि मान लीजिए कि हो गया एक आपका Mg हो गया, है ना, एक Mg हो गया, और Mg के साथ साथ आपको ये HCl से इसकी हम लोग ने अभिक्रिया कराई। तो यहाँ पे आपको बनेगा क्या, MgCl2, MgCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस जो कि मुक्त होगा, है ना। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, इक्वल करना है ना। ये आपका एग्जाम्पल में है कि Mg प्लस HCl दोनों इक्वल करना है, यानी ये असंतुलित है तो इसे संतुलित करना है, और संतुलित है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि संतुलित है या असंतुलित है, तो देखिए यहाँ पे इधर Mg एक है, मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे Cl 2 है और यहाँ पे Cl एक ही है, तो इधर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। इधर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी कि दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो संख्याएं हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए जो भी नंबर होंगे उसके आगे लिखे जाएंगे ताकि वो इक्वल हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं 2 लगा देते हैं आगे में, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो Cl यहाँ पे 2 हो गया। तो अब जो ये समीकरण है ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना, संतुलित हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। एक और एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, है ना। जैसे आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो बहुत आसान है, तो आपने कर दिया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला करके दिखाइए। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक और आपको दिखाते हैं, जैसे कि Fe है, Fe बोले तो लोहा, प्लस में लोहा का जो है अभिक्रिया हम लोग जल से कराते हैं, किससे, H2O से कराते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ये बनता है Fe3O4, Fe3O4, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, तो मुक्त करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे Fe एक है लेकिन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन चूंकि दोनों ओर इक्वल इक्वल है ना, हाइड्रोजन क्या है, दोनों ओर इक्वल इक्वल है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो एलिमेंट्स है उसमें जो मेटल है ना, जो सिंगल है, पहले उसको इक्वल कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे Fe3 है, इसके आगे हम लोगों ने
3 लगा दिया तो आपका ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया है, 3 हो गया है। अब यहाँ पे तो ये Fe बराबर हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2 है, अगर हम यहाँ पे 4 लगा दें, ठीक है, 4 लगा दें तो ऑक्सीजन बराबर, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन दोनों ओर बराबर हो गया, अब हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ा गई। यहाँ हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया और यहाँ पे कितना है, केवल 2 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, तो आपको दोनों ओर हाइड्रोजन की संख्या भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी समीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि असंतुलित है ना, उसे हम लोग आपको संतुलित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है आप लोग से बोर्ड एग्जाम में तो शायद नहीं, लेकिन एक बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण को किस और नाम से जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है इसे कंकाल, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कंकाल रासायनिक, ठीक है, कंकाल रासायनिक समीकरण, ठीक है, क्या कहते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है आपको, तो ये आपका जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको हम लोग कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये इसको कंकाल रासायनिक समीकरण क्यों कहते हैं, देखिए जिस प्रकार से पूरे बॉडी को, है ना, जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, ढांचा देता है ना, वो ढांचा है जिसके ऊपर में मांस लगा है ना, मांसपेशियां है, त्वचा है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया है ना, बिल्डअप किया गया है। उसी प्रकार से जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है वह रासायनिक समीकरण को केवल क्या किया है, ढांचा दिया है, जिससे कि हम लोग नंबर लिख करके, ठीक है, या उसके परमाणु या अणु के जो नंबर है उसको दे करके हम लोग इक्वल करते हैं, यानी कि संतुलित करते हैं, इसलिए इसे हम लोग कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि जो संतुलित है वो उसे संतुलित करने की जरूरत है नहीं, जो असंतुलित है उसे संतुलित करना होता है, ओके। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा, और अगर ऐसे कुछ आपको डाउट है ऐसे कुछ इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, है ना, मैं कमेंट्स में जो भी रहेंगे मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट हमारे जो यूट्यूब चैनल का जो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो उस पे ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पे भी मैं आपको वीडियो के अंत में जो हम लोग का नंबर है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसपे कि आप हमें डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब है कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, इसके उपयोग करने से हमें क्या लाभ है, ओके। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होते हैं ना, यही आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतने सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने से हमें क्या फायदा है, बस यही एक क्वेश्चन जो एग्जाम में ना काफी हद तक इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, तो कई सारे इसके लाभ हैं, जिसमें पहला लाभ तो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो इसको निरूपित करना, यानी कि उसको समझाना, उसका फॉर्म देना काफी आसान होता है, और इससे समय की बचत होती है और साथ ही साथ कागज की भी बचत होती है। कैसे, देखिए, तो पहला नंबर क्या है इसमें, पहला नंबर जो है आपका कि इसको तो निरूपित करना आसान हो गया, ठीक है, क्या हो गया, निरूपित करना, है ना, निरूपित
निरूपित करना आसान हो गया, करना आसान है, यानी कि उसको दर्शाना आसान हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें समय की बचत होती है और समय के साथ साथ कागज की भी बचत होती है ना, किसकी? कागज की बचत होती है। अब कैसे होती है देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। जैसे अब मान के चलिए कि कोई अभिक्रिया जो है हम लोग लिखेंगे, हाइड्रोजन इतना लंबा प्लस ऑक्सीजन, देन वी गेट, है ना, तीर का चिन्ह, उसको देन वी गेट कहते हैं, और जल, है ना। एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा मैंने हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन, और देन वी गेट जल। इतना लंबा चौड़ा गया, है ना, इतना लंबा गया, टाइम भी हमें ज्यादा लग रहा है, और इससे ये भी नहीं पता चल रहा कि हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, ताकि जल कितना बना। तो इसी को हम लोग लिखते हैं H2 प्लस O2, देन वी गेट 2H2O, है ना, और इसको हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, एक तो है कि इसको इतना बड़ा से इतना छोटा में लिख दिए, इसको लिखने में समय की बचत हुई, और इतना जगह ना लेकर के केवल इतना जगह लिया तो हमारे लिए कागज की भी बचत हो गई। और इसको निरूपित करना भी काफी आसान हो गया, छोटे छोटे शब्दों में इनके संकेत के माध्यम से, इनके सूत्र के माध्यम से हमें आसानी से क्या हो गया कि इसको लिखना आसान हो गया, ठीक है, निरूपित करना आसान हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? पहला पॉइंट। दूसरा इसमें पॉइंट्स ये कहते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है, इसकी सहायता से प्रतिफल की निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए कितनी मात्रा में अभिकारक इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी जानकारी भी मिल जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 अणु आप जल के बना रहे हैं, तो 2 अणु जल को बनाने के लिए, दो अणु जल को बनाने के लिए कितने अणु या परमाणु हाइड्रोजन के और कितने अणु या परमाणु ऑक्सीजन के इस्तेमाल हुए, ये समीकरण से आसानी से पता चल जाता है। तो क्या है भाई? दूसरा नंबर यही है कि इसकी मात्रा की, है ना, प्रतिफल को बनाने के लिए, निश्चित मात्रा में प्रतिफल को बनाने के लिए कितने मात्रा में हमें अभिकारक इस्तेमाल होंगे, इसकी पता हमें लग जाता है। तो इसके लिए ये आसान हो जाता है। अगर बात करें फिर इसी में तीसरे नंबर पॉइंट्स की, है ना, तो तीसरा नंबर जो पॉइंट्स कहता है कि संपूर्ण विश्व में, ठीक है, इस पूरे विश्व में कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं या यौगिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रासायनिक जो संकेत होते हैं या जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, वह एक ही होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो इसलिए इसे कहीं भी आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए भी। तो संपूर्ण विश्व में क्या हो गया आपका? संपूर्ण विश्व में, ठीक है ना, विश्व में एक ही जो आपके क्या है? संकेत, है ना, संकेत और सूत्रों का उपयोग होता है, जिससे क्या होता है भाई? तो जिससे समझना आसान होता है, है ना। यानी कि पूरे विश्व में किसी भी चीज को, जैसे कि हाइड्रोजन को H2 ही लिखेंगे तो पूरे विश्व में हाइड्रोजन को H2 ही लिखा जाएगा, ऑक्सीजन को O2 तो ऑक्सीजन को O2 लिखा जाएगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको कि हम लोग किसी और नाम से जानते हैं और वैज्ञानिक उसे किसी और नाम से जानते हैं। तो कई बार ये जो नाम का जो कंफ्यूजन होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता। जैसे अगर बात करें सोना, ठीक है, तो हम लोग उसे सोना या गोल्ड बोलते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक है, उसे वैज्ञानिक लैंग्वेज में ऑरम कहा जाता है, ना कि सोना कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग उसी को अगर संकेत के रूप में याद करते हैं तो सोना को क्या याद करते हैं? AU याद करते हैं, है ना, यानी कि ऑरम याद करते हैं। तो आप सोना को भले ही आप
या हम उसे गोल्ड कह रहे हैं, सोना कह रहे हैं, लेकिन जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें उसे हम लोग ऑरम ही कहते हैं और संपूर्ण विश्व में उसे ऑरम के नाम से, जो उसका वैज्ञानिक नाम है उसे ऑरम के नाम से ही जाना जाता है। तो इसलिए उसे समझना, उसे लिखना और वैज्ञानिकों के लिए भी काफी आसान होता है। जैसे अगर बात करें हम लोग NaCl, है ना, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। NaCl जो कंपाउंड है आपका, ठीक है, लवण है ये NaCl, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। तो हम लोग इसे नमक भी बोल लेते हैं, साधारण नमक को सॉल्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका क्या है, जो वैज्ञानिक है, इसे सॉल्ट ना करके कह करके इसे सोडियम क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इस नाम से वैज्ञानिक जानेंगे। तो इसलिए इसका, अगर देखिए सोडियम क्लोराइड वैज्ञानिक बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे साधारण नमक, तो नाम का क्या हो गया, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमें भी पता है कि नमक का सूत्र NaCl होता है और वैज्ञानिक को भी पता है कि NaCl ही नमक होता है, तो इसलिए जब इसको हम लोग संकेत या सूत्रों के माध्यम से जब लिखेंगे, तो इसको लिखने से क्या हो गया कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि साधारण नमक को ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं या सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, है ना। इसलिए रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का एक छोटा सा रूप होता है, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो पाता पूरे विश्व में, ठीक है। ये हो गई। अब इसी में है ना कि जो रासायनिक समीकरण हम लोग तो लिखते हैं, ठीक है, इन सारी बातों का हमें इससे जानकारी भी मिलता है, लेकिन इस रासायनिक समीकरण की भी एक अपनी सीमा होती है ना। कुछ ऐसी बातें होती हैं इस रासायनिक समीकरण को लिखने से, जिसके इस रासायनिक समीकरण की भौतिक गुण, अवस्था या कारक या फिर जो भी प्रेरक जो भी है, उसका हमें पता नहीं चल पाता है ना। तो उसे और भी ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सीमाएं पढ़ लेते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, फिर इस सीमाओं के को कैसे दूर किया जा सकता है, कमी को कैसे दूर करते हैं और इसे और ज्यादा उपयोगी कैसे बनाते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का, तो वो है इसकी सीमा। तो नेक्स्ट यही टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमा, ठीक है। क्या क्या इसके पाबंदी है, क्या क्या हमें पता चलता है और क्या क्या नहीं पता चलता है, इसके बारे में। तो सबसे पहला नंबर इसमें है कि जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक या जो प्रतिफल है, इनकी अवस्था की जानकारी नहीं मिल पाती, है ना। यानी कि अभिकारक, ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल, है ना, अभिकारक और क्या है, तो प्रतिफल है, ठीक है, प्रतिफल। तो प्रतिफल की अवस्था, ठीक है, अवस्था की जानकारी नहीं मिलती, की जानकारी नहीं मिलती। अब जानकारी बोले तो अवस्था बोले तो सॉरी अवस्था बोले तो अवस्था का मतलब कि ये ठोस है, द्रव है या गैस है। क्या है, ठोस है कि द्रव है या गैस है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है ना। जैसे अभी इसके पहले जो हम लोग लिखे थे, जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि H2 plus O2 then we get H2O। तो H2 क्या है, O2 क्या है, H2 द्रव है, गैस है या ठोस है, क्या है, किसकी नहीं जानकारी प्राप्त होती, ऑक्सीजन की भी जानकारी नहीं मिलता, है ना। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, और जो वाटर है, जो जल है, वो द्रव होता है। लेकिन रासायनिक समीकरण लिखने से इस बात की जानकारी हमें नहीं मिलती है कि किस अवस्था में पाया जाता है। तो पहली सीमा ये हो गई। दूसरी जो इसकी सीमा है, ठीक है ना, दूसरी जो सीमाएं हैं वो ये है कि जो समीकरण होते हैं, समीकरण से इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाती है कि जो रासायनिक समीकरण है वो ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है ना। क्या है कि जो अभिक्रिया है, ठीक है,
अभिक्रिया है ना, रासायनिक समीकरण से क्या पता चलता है कि जो अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया अभिक्रिया उष्मा उष्मा शोषी है, शोषी या उष्मा छेपी है ना, उष्मा छेपी है, ठीक है, छेपी है, इसकी जानकारी नहीं मिलती, ठीक है, इसकी जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। क्या होती है कि इसकी जानकारी भी नहीं मिलती। जैसे बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसको जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से उष्मा एनर्जी है ना, हीट जो है वो बाहर निकलता है, तो इस बात की जानकारी इससे नहीं मिल पाती कि ये उष्मा छेपी है। या फिर बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो जब होती हैं तो उसमें आपको उष्मा देना पड़ता है, बाहर से हीट देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, तो उष्मा शोषी हो गया। तो जब समीकरण हम लोग लिखते हैं तो इस बात की भी जानकारी हमें नहीं मिल पाती कि उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी है, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा जो नंबर है, ठीक है, तीसरा नंबर यह कहता है इसमें कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया किस दशा में हो रही है इसकी पता नहीं चलता है ना, यानी अभिक्रिया की दशा, ठीक है, अभिक्रिया की दशा का पता नहीं चलता, दशा का पता नहीं चलता है ना, दशा का पता नहीं चलता। अब इसका मतलब दशा मतलब दाब पड़ रहा है या उससे ताप है ना, दाब हो गया, ताप हो गया, ठीक है, या इसमें सांद्रण का उपयोग हुआ है, ठीक है, सांद्रण का उपयोग किया, या उत्प्रेरक, ठीक है ना, इसका हुआ है उपयोग। इस बात की भी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है रासायनिक समीकरण से, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर कि जो अभिक्रिया होंगी उसकी दशा का पता नहीं चल पाता कि उसमें दाब लग रहा है, ताप पड़ रहा है, या उसमें कोई सांद्रण इस्तेमाल किया गया है, या उसमें कोई उत्प्रेरक इस्तेमाल किया गया है, इत्यादि जो भी है इसका हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा नंबर। इसी में नेक्स्ट आपका चौथा नंबर है, ठीक है, चौथा नंबर जो है आपका, तो चौथा नंबर ये कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके वेग की जानकारी नहीं मिल पाती है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या हो गया, अभिक्रिया की वेग का पता नहीं चलता ना, वेग का पता नहीं चलता कि अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है या अभिक्रिया फास्ट हो रही है ना, इसका भी पता हमें नहीं चल पाता। किससे, तो रासायनिक समीकरण से नहीं पता चलता। ये सभी के सभी रासायनिक समीकरण की सीमाएं के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, तो इसके वेग का भी पता नहीं चलता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया विस्फोट के साथ हो रही है या फिर विस्फोट के साथ नहीं हुई है, सिंपली हो गया है, इस बात का भी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका पांचवा है कि अभिक्रिया के विस्फोट यानी एक्सप्लोजन है ना, विस्फोट का पता नहीं चलता, ठीक है, पता नहीं लगता, ठीक है, पता नहीं लगता। तो ये भी इसकी क्या है, सीमा के अंतर्गत है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आप हाइड्रोजन को जलाते हैं ना, कभी क्या, जब जल बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तभी जाके जल बनता है। तो जब हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हाइड्रोजन जलने के वक्त क्या होता है कि वो आवाज करता है, विस्फोट करता है। लेकिन जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें विस्फोट का पता नहीं चलेगा, है ना, उसमें विस्फोट का पता नहीं चलता है। जबकि रासायनिक जब अभिक्रिया होती है उस समय विस्फोट होता है। तो ये भी इसकी सीमा के अंतर्गत हो गया, ठीक है ना। अभी छठा नंबर इसी में, तो छठा नंबर कह रहा है, लास्ट नंबर है ये आपका सीमा का, तो कह रहा है कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में प्रतिफल के बनने में कितने अभिकारक इस्तेमाल हुए उनकी मात्रा का पता नहीं चलता है ना, यानी कि अभिक्रिया के होने में, ठीक है, जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में
प्रतिफल के बनने में कितने अभिकारक इस्तेमाल हुए हैं, है ना, चाहे वो उनके एटम्स हो गए, चाहे उनके द्रव्यमान हो गए, चाहे उनका मॉलिक्यूल्स हो गया ना लीटर में या जो भी है, ठीक है। तो उसका भी हमें पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया के होने में प्रतिफल बनने में कितने अभिकारक इस्तेमाल हुए हैं, है ना। तो ये सब जो है आपके 6 इनकी सीमाएं हैं, है ना, रासायनिक समीकरण की ये 6 सीमाएं हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए हम लोग इस रासायनिक समीकरण में कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, जिससे कि हम इस रासायनिक समीकरण को और ज्यादा उपयोगी बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। इन्हीं सबको दूर करने के लिए इसमें कुछ ऐसे संकेत हो गए या कुछ अलग से जो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं अभिक्रिया समीकरण में, जिससे कि और ज्यादा इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं और रासायनिक समीकरण की इस सीमा को दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वो रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना, है ना। चलिए, तो जिस प्रकार से रासायनिक समीकरण की 6 सीमाएं थी, है ना, उन्हीं 6 कमियों को खत्म करके, सीमाओं को खत्म करके इसे और ज्यादा अधिक उपयोगी बनाया गया है। तो पहला नंबर जो है आपका, वहां से शुरू करते हैं हम लोग कि पहले नंबर कैसे इसको हम लोग और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। तो पहला नंबर है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की अवस्था की जानकारी को लिख करके, है ना। पहला क्या है, तो अभिकारक, कोई भी जो रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें तो पहले ही बताया सीमा में कि उसकी अवस्था की जानकारी नहीं होती। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, उस रासायनिक समीकरण के जो संकेत होंगे उसके बगल में ब्रैकेट में छोटे अक्षरों में, ठीक है ना, उनके जो अवस्था है उनकी जानकारी लिख दी जाती है। जैसे अगर सॉलिड है तो उसके लिए S लिखते हैं, गैस है तो उसके लिए G लिखते हैं, और अगर लिक्विड है तो LQ लिखा जाता है ना। या फिर उसको हम लोग AQ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, है ना, एक्वा, है ना। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वा होता है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि अगर एक हो गया आपका Zn यानी जिंक, तो जिंक चूंकि सॉलिड होता है तो इसके बगल में S लिख देंगे, प्लस H2SO4, H2SO4, चूंकि ये लिक्विड होता है तो AQ लिख देंगे, ठीक है ना। और देन ये क्या बनेगा आपका, जो बन करके आएगा आपका ZnSO4, ZnSO4, चूंकि ZnSO4 जो होता है ये लिक्विड फेज में होता है, अतः इसे AQ लिखेंगे, और इसके साथ में आपको जो कि है हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, तो इसे हम लोग G लिखेंगे। और तो ये हो गया कि अवस्था की जानकारी जो है हम लोग इसी में बगल में आपको छोटे अक्षरों में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बगल में लिख दिया जाता है, इससे कि इसकी जो अभिक्रिया है इसकी अवस्था की जानकारी हमें मिल जाती है। तो पहला नंबर ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर, है ना, दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर जो सीमा था उसमें आपकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है, इसका नहीं पता चलता, है ना। तो ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, ठीक है, ऊष्माशोषी, शोषी की जानकारी, ठीक है, जानकारी। अब इसको क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं उस रासायनिक समीकरण के जो भी एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, अगर ऊष्माशोषी रहेंगे तो अभिकारक की तरफ प्लस में आप ऊष्मा लिखेंगे, और अगर ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा उससे निकल रहा है तो वो प्रतिफल की ओर आप क्या करेंगे कि ऊष्मा जोड़ेंगे। जैसे कि C+O2, C+O2 यहाँ से बनता है CO2, ठीक है, CO2, चूंकि यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलता है तो इसमें हम लोग ऊष्मा यहाँ पे लिख देंगे, है ना। ऊष्मा कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब है कि इससे ऊष्मा निकल रहा है, यानी ये ऊष्मा क्षेपी है, क्या है, ऊष्मा क्षेपी है। दूसरा,
N2 प्लस O2 है ना, N2 प्लस O2 प्लस यहाँ पे उष्मा लिखेंगे और देन वी गेट आपका जो बन के आएगा वो 2NO 2NO, अर्थात इधर उष्मा लिखने का मतलब अभिकारक की तरफ लिखने का मतलब ये उष्मा शोषी है। क्या है? उष्मा शोषी है। तो पहला क्या हो गया? उष्मा क्षेपी। दूसरा क्या हो गया? उष्मा शोषी हो गया, है ना। कैसे पता चलेगा? अगर आपको प्रतिफल की ओर निकल रहा है उष्मा, इसका मतलब उष्मा क्षेपी है, और अगर आपको अभिकारक की ओर में उष्मा है, इसका मतलब कि ये जो अभिक्रिया है उष्मा शोषी है। ठीक है। तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर है गैस की उत्सर्जन की जानकारी। तीसरा नंबर में क्या है? गैस के उत्सर्जन की जानकारी, है ना। गैस के उत्सर्जन, ठीक है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसमें से गैस बना कि नहीं बना, गैस निकला या नहीं निकला, तो इसकी जानकारी नहीं पता चलती। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी रासायनिक समीकरण होते, अगर उसमें कोई उसमें कोई गैस अगर उत्सर्जन हो रहा है या गैस निकल रहा होता है, तो जो आपको गैस के रूप में बाहर निकल रहा होता है उसके बगल में ऊपर की ओर एक तीर चिन्ह छोटा सा लिख देते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे कि यहाँ देखिएगा कि Zn प्लस H2O, देन वी गेट ZnSO4 प्लस H2, है ना। चूंकि ये तो आपका लिक्विड फेज में रहेगा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये आपको गैस होता है। H2 क्या होता है? गैस होता है, जो गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ऐसे तो आपको समीकरण में पता नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो एरो है अप साइड में है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या निकला है? गैस निकला है। क्या निकला है? गैस निकला है। नेक्स्ट है अवक्षेप का बनना। नेक्स्ट क्या है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो जो भी रासायनिक समीकरण होंगे उनमें अगर कोई अवक्षेप बना है जो कि तली में जाके जमा हो जाता है, तो उसके लिए जो भी आपको अवक्षेप होगा उसमें क्या करते हैं, जो एरो का साइन होता है वो नीचे की ओर दे देते हैं। क्या करते हैं? नीचे की ओर दे देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे कोई अवक्षेप बना है। एग्जाम्पल में AgNO3, है ना, AgNO3 प्लस में HCl, क्या हो गया? HCl, यहां से बनेगा AgCl, साथ में HNO3, है ना। क्या बनेगा? HNO3 बनेगा, HNO3 बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने क्या किया कि ये जो है AgNO3 HCl के साथ जब आपने क्रिया किया है, तो यहाँ पे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड एज अवक्षेप के रूप में तली में जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा हो जाता है? तली में। तो उसके लिए क्या किया है कि उसके लिए हमने इसके बगल में आपको एरो का डाउन साइन दिया है, जिसका मतलब है कि जो AgCl है ये अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है ना। इससे इसकी जानकारी मिल जाती है कि ये क्या है? अवक्षेप है। ठीक है, तो ये हो गया अवक्षेप का बनना। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया की जो शर्तें हैं इनकी जानकारी, है ना। 5वां नंबर में क्या है कि अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, कि किन शर्तों के अनुसार अभिक्रिया हो रही है ना। किन किन शर्तों के अनुसार उसमें दाब है या ताप है या कोई प्रेरक या जो भी है, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी शर्त होते हैं वो एरो साइन के ऊपर में लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो एरो के साइन होता है उसके ऊपर में लिख देते हैं। जैसे कि अभिकारक इधर होंगे, ठीक है ना, इधर क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और उस साइड में आपको क्या होगा? तो प्रतिफल होगा। क्या होगा? प्रतिफल होगा। अब मान लीजिए कि अभिकारक और प्रतिफल, जब अभिकारक के बाद उसको जब हम क्रिया करवाएंगे तो प्रतिफल ही बनेगा। तो अब कैसे पता चला कि कैसे बनेगा? तो उसके लिए अगर दाब दे रहे हैं या ताप दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है ना, इस एरो के साइन के ऊपर में ही क्या किया जाता है? लिख दिया जाता है। जो भी है, चाहे दाब हो, चाहे ताप हो, चाहे कोई उत्प्रेरक दे रहे हो,
ठीक है ना, इसकी जानकारी, या फिर सांद्रण है, कोई भी चीज, यहाँ पे सांद्रण भी लिख सकते हैं ना, सांद्रण जो भी है, तो इनकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एरो के ऊपर या नीचे में उसको लिख देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो आपका अभिक्रिया हुआ है वह किस दशा में हुआ है ना, किन शर्तों पे हुआ है, इसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट नंबर जो है आपका वह है कि जो अभिकारक जो अभिक्रिया है वह आपका उत्कर्मणीयता की जानकारी देता है ना। अभिक्रिया की उत्कर्मणीयता का मतलब होता है रिवर्सेबल। क्या होता है? रिवर्सेबल। यानी कहने का मतलब कि जो अभिकारक को अभिक्रिया करा करके प्रतिफल बना, क्या वो प्रतिफल टूट करके फिर से अभिकारक के रूप में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसकी जानकारी मिलती है। तो कैसे मिलती है? जैसे सपोज दैट कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया है ना, N2 प्लस 3H2, देन वी गेट HN3 है ना, क्या होता है? NH3, 2NH3 हो गया। तो इसको क्या करते हैं कि जो हम लोग एरो का साइन देते हैं वो दोनों ओर, एरो का साइन क्या होगा? दोनों ओर होगा। तो जो एरो का साइन होगा ये दोनों ओर होगा, इसका मतलब हो गया कि ये जो आपकी विक्रिया है ये आपका रिवर्सिबल है। तो ये इतने सारे 6 पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को और ज्यादा हम लोग उपयोगी बना सकते हैं ना, यानी कि समीकरण में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करके ना उसे और ज्यादा जानकारी के लिए प्रेरक किया जा सकता है या उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अब इतना ही रहने देते हैं, काफी हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें और जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।